कहानी की शुरुआत में एक विलेज दिखाया जाता है जो काफी सुंदर और शांत था। लेकिन कुछ ही देर में शांति शोर में बदल जाती है। कुछ लोग एक घर के बाहर इकट्ठा होते जाते हैं, जाकि काफी गुस्से में थे। उस घर के अंदर एक लड़की घर की मालकिन को बताती है कि जाऊ ने फिर से काफी लोगों का नुकसान कर दिया है और लोग काफी गुस्सा हैं। वो लेडी उस लड़की से गेट ओपन करके सभी लोगों को अंदर आने के लिए बोलती है। सीन शिफ्ट होता है एक जंगल में, जहां हम जायु को देखते हैं, जिसने जंगल के सबसे खतरनाक जानवर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था और उसके आने का छुपके इंतजार कर रहा है। वो जानवर वहां आता है, जो शक्ल से जानवर तो नहीं बल्कि कोई मॉन्स्टर जैसा दिख रहा था। वो मॉन्स्टर जायु के सभी जाल को नाकाम करके वहां से भाग जाता है और जायु भी अपने घोड़े से उसके पीछा करता है। सीन एक बार फिर उनके घर पर शिफ्ट होता है, जहां वो उस औरत सभी लोगों को उनके नुकसान के बदले उन्हें मुफ्ता देती है। मगर वो लड़की उन्हें समझाती है कि अगर वो इसी तरह से सभी को चीजें बताती रहेंगी तो एक दिन उसका घर पूरा खाली हो जाएगा। यहीं पर बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि ये लेडी जायु के बड़े भाई की वाइफ है और रिश्ते में जायु की भाभी लगती है। कहानी और आगे बढ़ती है और हमें वापस जायु को देखते हैं, जो अभी भी वो मॉन्स्टर का पीछा कर रहा है और अपनी एरो गन से शूट करने के बावजूद भी इस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। उल्टा जायु मॉन्स्टर को गुस्सा दिला देता है। कुछ देर वो उसी मॉन्स्टर से लड़ने के बाद जायु के ऊपर उस मॉन्स्टर भारी पड़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि मॉन्स्टर कुछ करे, एक दूसरा आदमी पीछे से आकर उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। वो आदमी जायु से पूछता है कि अगर वो ठीक है तो, लेकिन मॉन्स्टर को मरा हुआ देखकर जायु जोर जोर से रोते हुए बोलता है कि इस मॉन्स्टर को जिंदा पकड़ने के लिए वो पिछले 8 महीनों से मेहनत कर रहा था, लेकिन उन्होंने आके उसकी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। वो आदमी जायु से माफी मांगता है, लेकिन बदले में जायु बोलता है कि उसे इस मॉन्स्टर को मारने के बदले कुछ जुर्माना देना होगा। वो आदमी जायु पर गुस्सा हो, उससे पहले ही उस आदमी का एक बुड्ढा साथ जायु के सामने आता है, उसे माफी मांगता है और बदले में उसे कुछ पैसे दे देता है। वो बुड्ढा आदमी जायु से उसका नाम पूछता है और साथ ही उसे पूछता है कि अगर वो किसी मो तायु नाम के आदमी को जानता हो। ये नाम सुनते ही जायु थोड़ा शोक में हो जाता है, लेकिन वो एक्सप्रेशन पाने पर फेस पर आने नहीं देता और उन्हें मना करके वहां से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों आदमी मो तायु को ढूंढने के लिए किसी और जगह निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद जायु अपने घर पहुंचता है, जब उस मॉन्स्टर को देखकर उस लड़की की हालत की खराब हो जाती है। लेकिन जायु की भाभी पहले जायु की हालत देखकर उसके जख्मों पर दवाई लगाती है। जायु अपनी भाभी को बताता है कि उस बीज को पकड़ने के लिए भी उसे इसलिए हो गया था क्योंकि उसे मॉन्स्टर के लिवर से उन्हें अपने कुछ मेडिसिन बनानी थी। साथ ही जायु उन्हें उन दोनों आदमी के बारे में भी बताता है जो उसे मिले थे, जो उसे मोतायु यानी जायु के बड़े भाई के बारे में पूछ रहे थे। जाइनर जो कि जायु की भाभी हो बताते कि आज ही जायु के लिए उसके भाई का एक लेटर आया है, जो सुनकर जायु काफी खुश हो जाता है और भाग के अपने रूम में जाता है। उस लेटर को पढ़ता हुआ उस लेटर में वो मोतायु जायु को बताता है कि इस वक्त रॉयल प्लस में जहाँ वो किंग की सेवा कर रहा है उस जल्दी वापस आने वाला है। साथ ही वो जायु को भी एडवाइस करता है कि जायु अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, फालतू की मस्तियां ना करे। लेटर पढ़ने के बाद जायु काफी रिलैक्स फील करता है और आसमान की तरफ देखते हुए अपने भाई के बारे में सोचने लगता है। यहाँ अचानक एक टाइम स्किप होता है और हमें फ्यूचर का एक सीन दिखाया जाता है। यहाँ एक लड़की आराम से सो रही होती है, तभी उसका फोन बजता है और सामने से एक लड़के की आवाज आती है कि उन्हें किन डायनेस्टी का टाइम का कुछ प्रूफ मिला है। ये सुनते हुए लड़की जल्दी जल्दी तैयार होती है और उस जगह के लिए निकल पड़ती है। यहाँ पहुंचने के बाद हम ईवो लड़का दिखाया जाता है जो उसे यहाँ बुलाया था और उसे एक जगह पर लेकर जाता है, जहाँ हमें काफी सारे स्टैचू दिखने को दिखते हैं जो किम डायनेस्टी के थे। यहाँ कहानी वापस पास्ट में जायु के टाइम में आ जाती है, जहाँ रात के टाइम उसे काफी शोर शबारे की आवाज आती है। वो जाके चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो रॉयल कैपिटल से कुछ लोग मोटाई की वाइफ यानी जाइनर को अपने साथ लेने आए थे और जाइनर को उसके साथ अकेले ही जाना होगा। जायु पहले तो जाइनर को अकेले जाने से मना करता है, लेकिन जाइनर उसे बोलती कि जायु को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा और जाइनर अकेले उन सोल्जर्स के साथ जाएगी, वरना किंग की बात को ना मानने का जुर्म ना उनके पूरे विलेज को नुकसान हो सकता है। जाइनर चुपचाप उन सोल्जर्स के साथ चली जाती है, लेकिन जायु को काफी जल्दी था, इसलिए वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। सोल्जर्स का पीछा करते हुए जायु उन पर अटैक भी कर देता है, जिसमें ईवा बुरी तरह से हारता है। उस सेना के सेनापति जायु को सोल्जर पर अटैक करने का जुर्म में अपने साथ रॉयल पैलेस ले जाने को मान जाता है और वो जाइनर और जायु दोनों को लेकर रॉयल पैलेस की तरफ निकल पड़ते हैं। ये सब चीजें दोनों आदमी देख रहे होते हैं, जिन्होंने जंगल में जायु से बात करते हैं, लेकिन वो इस मामले में कुछ नहीं करते हैं। अगले दिन रॉयल पैलेस जाते हुए जाइनर जायु को डांटती है और उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, जायु को इस पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन जायु ने समझाता है कि वो जाइनर को अकेले नहीं छोड़ सकता, वरना अगर उन्हें कुछ भी हो जाता है तो वो अपना
आपको कभी माफ नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ हमें रॉयल पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ किंग के पास कुछ लोग आते हैं जो उसे बताते हैं कि उन्होंने अमृत को खोज कर ली है और अब किंग की मौत को कोई चिंता नहीं है। ये सुनकर तो किंग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो खुशी के मारे उन सभी लोगों को मुंह बोला रिवॉर्ड देने को तैयार हो जाता है। लेकिन अचानक कहीं से किंग को पता लगता है कि ये सभी लोग झूठ बोल रहे हैं और ये किंग को मारने की कोशिश कर रहे हैं। किंग तुरंत ही अपने सोल्जर्स को बोलकर उन सभी लोगों को बहुत बुरी मौत दिलवा देता है और बहुत गुस्से में अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। कुछ देर बाद मोताई भी वहां आते हैं जो किंग को बताता है कि उसने सचमुच अमृत की खोज कर ली है और वे सुनकर तो किंग को गुस्सा हो जाता है और बहुत ही बढ़ जाता है। लेकिन वो मोताई पर कभी भी भरोसा रखता है, इसलिए उसी की इस मेडिसिन को टेस्ट करने के लिए उसने मोताई की वाइफ चिनार को अपने पैलेस में बुलाया था। अब तक जाइनर और जायू भी पैलेस में पहुंच चुके थे। जहां आने के बाद जाइनर की नजर मुतायु की तरफ जाते हैं। उसने देखते ही जायू अपने भाई की तरफ भागता है, लेकिन वो देखता है कि उसके भाई के हाथ में हथकड़ियां हुई हैं। ये देखने के बाद तो जाइनर और जायू की होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन तभी किंग के आने के ऐलान होता है। किंग के वहां आते ही मोतायु किंग से अपने भाई और वाइफ को यहाँ से वापस भेजने को विनती करता है, मगर किंग मोतायु से बोलता है कि अगर उसकी मेडिसिन सच में किसी को अमर बना सकती है तो मोतायु इतना डर क्यों रहा है, और अब उसकी इस मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट उसकी वाइफ पर किया जाएगा और उन्हें जिंदा स्टैचू बना दिया जाएगा। फिर 1 साल बाद उस स्टैचू के अंदर से अगर वो जिंदा बाहर आ जाए तो ये मान लिया जाएगा कि मोतायु बिल्कुल सच बोल रहा था। लेकिन अगर ये सब झूठ हुआ तो उनकी पूरी फैमिली और वेनेगल को खत्म कर दिया जाएगा। कहानी एक बार फिर से फ्यूचर में आती है जहां वो लड़की उस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर रही है और साथ ही वो लड़का उसे बताता है कि उन्हें एक और कमाल की चीज मिली है। वो लड़की उस चीज को देखने जाती है जहां उसे पता लगता है कि ये चीज उन किंग डायनेस्टी का सबसे स्ट्रॉन्ग किंग का आर्मर है। वो बहुत पुराना अहीन है और साथ ही इस आर्मर को हेलमेट दुनिया की सबसे ज्यादा अनमोल चीज है। वो लड़की उस हेलमेट का ध्यान से देखती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो हेलमेट भी उसे देख रहा है। कुछ देर में वहां की लाइट चली जाती है और उस लड़की को पता चल जाता है कि वो अकेली है। अचानक उसके ऊपर कोई अटैक करता है कि तभी कहानी वापस पास्ट में आती है। अब यहाँ पर अपने हस्बैंड को अपने विलेज की जान बचाने के लिए जाइनर इस टेस्ट को देने के लिए मान जाती है, लेकिन जायू बीच में आके जाइनर को बेहोश कर देता है और किंग से रिक्वेस्ट करता है कि जाइनर की जगह उसके ऊपर टेस्ट किया जाए। पहले तो किंग जायू की इस हरकत से काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन बाद में भी वो मान जाता है और जायू को धमकी भी देता है कि अगर उसके भाई की यह मेडिसिन पर उस पर असर नहीं होगा तो जायू के पूरे विलेज को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जायू को अपने भाई पर पूरा भरोसा था कि उसकी मेडिसिन जरूर काम आएगी और वो स्टैचू बनने को तैयार है। लेकिन ठीक 1 साल बाद वो जिंदा बाहर आएगा। सीन वापस फ्यूचर में आता है और हम देखते हैं कि जिस आदमी ने उस लड़की पर अटैक किया था वो कोई ट्रेजर हंटर होता है जो उस आर्मर और हेलमेट जैसी अनमोल चीजों को चोरी करने में एक्सपर्ट है। साथ ही उसने इस जगह की लाइट्स भी बंद कर दिया ताकि वो किसी को पर पता ना लगा सके और वो लोग यहाँ हैं। ट्रेजर हंटर कुछ देर के बाद उस आर्मर और हेलमेट को देखता रह जाता है और अपने आप से ही बात करते हुए उस हेलमेट की वैल्यू बताता है कि ये हेलमेट पूरे गोल्डन आर्मर जिसकी कीमत को कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन वो लड़की उस हंटर को एक पंच मार के वो हेलमेट लेके भाग जाती है और अब अंधेरे में छुप जाती है। ऐसे करने से वो हंटर और गुस्सा हो जाता है और आसपास की सभी स्टैचू तोड़ने लगता है। उस लड़की को ढूंढने के लिए वो हंटर अपने एक बंदर को काम पर लगा देता है। वो बंदर उस लड़की को ढूंढ लेता है, लेकिन वो हेलमेट उसे हंटर के हाथ न लग जाए इसी डर से वो लड़की उस हेलमेट को दूर फेंक देती है। और अब हंटर का गुस्सा और हद से पार हो जाता है और अपने मैजिक से वहां के बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है, लेकिन उससे ब्लास्ट से लड़की को कुछ नहीं होता। यहाँ एक कमाल की चीज ये होती है कि स्टैचू टूटने लगता है जिसके अंदर कोई इंसान था। एक इंसान को देखकर हंटर काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसके लिए सोने पर सुहागे जैसा था, क्योंकि उसे एक एंशिएंट आर्मर के साथ साथ एक जीता जागता इंसान भी मिल गया है। जायू भी बाहर आकर अपने आसपास बड़ी कंफ्यूजन में देखता है। उसकी नजर उस लड़की की तरफ जाती है जिसकी शक्ल काफी हद तक जाइनर से मिलती थी। उस लड़की को देखकर उसे अपना पास याद आता है जहाँ स्टैचू बनने से पहले उसके भाई ने उसे एक लॉकेट और साथ ही भी बताया कि उसके लिए अब टाइम रुक सा जाएगा। उसे पहले ही लगेगा कि उसने एक लंबी नींद ली है और जब वो जागेगा तब उसका भाई उसे मिलने जरूर आएगा। प्रेजेंट में अब हंटर जायोंग को देखते ही उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जायोंग अपनी शक्तियों से रोक देता है। तभी वहां लड़ाई की आवाज सुनकर कुछ लोग आते हैं जहां जिन्हें आता देखकर हंटर भी वहां से भागने समझदारी लेता है। जायोंग उस लड़की को सिस्टर बोलता है और लड़की भी जायोंग को देखते ही रह जाती है। इसके बाद पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ का इंस्पेक्टर उस लड़की को जीन बोलता है। जीन इंस्पेक्टर को सारी कहानी बताती है, लेकिन इंस्पेक्टर के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था कि जायोंग कोई पुराने समय का लड़का था। जीन इंस्पेक्टर को बहुत समझाती है और इंस्पेक्टर बिना कुछ समझाए जीन और जायोंग को एक फाइन लेने के लिए लेता है। स्टेशन से बाहर आने के बाद जायोंग जिन को बार बार सिस्टर बोलता है, जिससे परेशान होकर जीन उसे वहीं छोड़ देती है और अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलकर वहां से चली जाती है।
जायुंग भी इतनी एडवांस जगह को देखकर काफी हैरान हो, इसलिए वो जायुंग को पीछा करता है और जायुंग उससे पीछा छुड़वाने के लिए एक भीड़ भाड़ वाली रोड की तरफ चली जाती है और एक टैक्सी में बैठ जाती है। मगर जायुंग भी बहुत जिद्दी था, वो जायुंग का पीछा अभी भी नहीं छोड़ता है और पीछा करते करते वहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लगा देता है और एक एक्सीडेंट भी कर देता है। उसकी इस कारनामे की वजह से जीन को एक बार फिर पुलिस स्टेशन आना पड़ता है, जहाँ एक इंस्पेक्टर जीन को बड़े प्यार से समझाता है कि अपने ब्रदर का ख्याल रखे क्योंकि शायद उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। जीन को उन्हें बार बार समझाती है कि ये उसका ब्रदर नहीं है। इंस्पेक्टर जीन और जायुंग को एक्सीडेंट्स और ट्रैफिक रूल तोड़ने के जुर्म में एफआईआर फाइल करता है कि उसी समय वहाँ एक बहुत बड़ा लॉयर आता है जो जीन की बेल करवा देता है। वो लॉयर बताता है कि उसे जायुंग कंपनी ने हायर किया है और जीन को बेल देने के लिए। हम देखते हैं कि जिन इस कंपनी का नाम सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है और जायुंग को वहीं छोड़कर वहां से भाग चली जाती है। वो लॉयर जीन को एक बड़ी सी कार में बैठने को बोलता है ताकि उसे उसके घर छोड़ सके, मगर जीन उसे भी मना करके खुद ही अपने घर के लिए निकल पड़ती है। जायुंग अभी भी स्टेशन में ही था, इसलिए इंस्पेक्टर उसे जेल से बाकी कैदियों के साथ डाल देता है और अपनी सिस्टर का वेट करने को बोलता है। जायुंग भी उसकी बात मान लेता है, मगर अंदर जो कैदी होते हैं वो काफी खूंखार थे। उनमें से एक जायुंग को सामने आता है और उसे डांटने की कोशिश करता है, मगर उल्टा जायुंग उसे ही उल्टा फेंक देती है, जिसके बाद एक एक करके सभी की बुरी हालत कर देता है और उसे माफी भी मांगता है। जायुंग पूछता है कि वो अपनी सिस्टर को वहां ढूंढ सकता था, जिस पर उनमें से एक आदमी बोलता है कि उसके लिए पहले जायुंग को यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। जायुंग ने सुनते ही खड़ा होता है और दीवार से सामने जाकर एक पंच मारता है, जिससे दीवार के टुकड़े हो जाते हैं और वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम जीन को उसके घर में देखते हैं, जो जायुंग को भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे बार बार जायुंग की चिंता हो रही है। थोड़ी देर बाद उसकी चिंता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जिससे उसे पुलिस का कॉल आता है कि जायुंग जेल से भाग गया है और उसे भागने में कुछ गुंडों का हाथ है। असल में पुलिस को लग रहा था कि जायुंग एक मासूम लड़का और इन लोगों ने उसे डरा धमके भगा दिया है। तो दूसरी तरफ हम जायुंग को देखते हैं जो पूरे टाउन में जीन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती। अब जीन से भी रहा नहीं जाता, वो भी जायुंग को ढूंढने के लिए अपने बिल्डिंग से नीचे आती है, लेकिन जैसे वो बाहर जाने लगती है उसकी टक्कर जायुंग से होने लगती है। जायुंग की हालत बहुत खराब थी, लेकिन जीन को देखते उसे सिस्टर बोलता है और वो भी बेहोश हो जाता है। जीन भी जायुंग को सही सलामत देखकर काफी रिलैक्स फील करती है और उसे लेकर अपने रूम में चली जाती है। सोते हुए जायुंग को एक सपना आता है जिसमें उसे अपनी सिस्टर जाइनर दिखाई देती है। उसे बोलती है कि जायुंग को हमेशा ख्याल रखेगी, फिर चाहे कैसा भी टाइम क्यों ना हो। जायुंग की नींद खुलती है और वो अपने आप को जीन के रूम में देखता है। जायुंग के लिए एक मॉडर्न स्टाइल अपार्टमेंट काफी अजीब चीज है। वो एक रूम से दूसरे रूम में घूम रहा था और जीन को ढूंढने के चक्कर में वो गलती से उसके बाथरूम में चला जाता है, जहाँ जीन नहा रही थी और जायुंग को अचानक देखकर वो जोर से चिल्लाती है और उसे भगा देती है। अगले दिन टीवी देखते हुए न्यूज रिपोर्टर बताते कि ट्रेजर हंटर को एक पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा पकड़ लिया गया है और हेलमेट को भी उनकी सही जगह पर रख दिया गया है। ये न्यूज देखने के बाद जीन काफी अपसेट हो जाती है। तभी जियोंग पीछे से जाता है, जिसे देखकर जीन काफी घबरा जाती है। जीन जायोंग को डांटती है कि एक चेंजिंग रूम है जहाँ लड़कों को आना मना है। साथ ही जायोंग शूटिंग के दौरान जीन से दूर जोन से दूर रहने, वरना किसी को उन पर शक हो सकता है। इतना बोलकर जीन वहां से चली जाती है, लेकिन जायोंग वहीं खड़े होकर कल रात वाला इंसिडेंट याद करता है जब अरेस्ट होने से पहले उस हंटर ने बोला था कि दुनिया में और भी लोग हैं तो जायोंग को ढूंढने और जरूर आएंगे और तब उसे कोई बचा पाएगा। थोड़ी देर इस चीज को बारे में सोचने के बाद जायोंग अपने काम पर लग जाता है, मगर गलती से वो एक चेंजिंग रूम में चला जाता है जहाँ एक लड़की अपना कॉस्ट्यूम चेंज कर रही थी। वो लड़की जायोंग को देखती जोर से चिल्लाती है और जायोंग को जोरदार थप्पड़ मार के भगा देती है। जायोंग भी फटाफट अपनी जान बचा के वहां से निकलते हुए सोचता है कि हर बार उसी के साथ ऐसा क्यों होता रहता है। दूसरी तरफ हम जीन को देखते हैं जो डायरेक्टर के पास जा रही थी, लेकिन वहाँ पहले से एक लड़की मौजूद है जिसे देखकर कोई भी कह सकता है कि ये कोई बड़ी फिल्म स्टार है, जिसे डायरेक्टर भी बड़ी तमीज से बात कर रहे हैं। वो लड़की जीन की तरफ आती और जीन भी उसे तंगलीन बोलकर एड्रेस करती है, मगर टैंग उसे इग्नोर करके चली जाती है। अब डायरेक्टर कुछ बात करने के लिए जीन को बुलाते हैं, उसे बताते हैं कि एक बड़े मूवी प्रोड्यूसर ने अपनी नेक्स्ट मूवी के लिए जीन को साइन करने का डिसीजन लिया है और अगर जीन ये मूवी करती है तो सकाता की हो रातों रात कोई बड़ी फिल्म स्टार बन जाएगी। जीन काफी बड़े बड़े सपने सजा लेती है, लेकिन उसके एक पल के लिए उसके मन में ये ख्याल भी आता है कि ये अचानक से उसे मूवी कैसे मिल गई। डायरेक्टर जीन को लेके अपने ऑफिस में आता है जहाँ एक आदमी पहले से उसका वेट कर रहा था। तो दूसरी तरफ हम जायोंग को देखते हैं जो अपने एक पार्टनर को बता रहा होता है कि कैसे एक लड़की ने उसे थप्पड़ मारा, जिसे सुनने के बाद वो लड़का बोलता है
शायद उस लड़की का नाम टैंग जोडी होगा। जोडी भी एक डिजाइनर एक्टर है जो मूवीज की दुनिया में अपना एक अलग नाम बनाना चाहती है और वैंग लिंग की एक बॉडी डबल है, लेकिन वैंग लिंग उसकी कोई इज्जत नहीं करती। जायोंग को इस सुनकर जोडी के लिए काफी बुरा लगता है और जरूर डिसाइड करता है कि नेक्स्ट टाइम वो जोडी से माफी जरूर मांगेगा। कुछ देर बाद जायोंग एक रूम में आता है जहाँ काफी सारे वेपन रखे हुए थे जो शूटिंग में काम करते हैं। जायोंग उन वेपन्स को देखकर काफी इंप्रेस होता है, जिस पर वो लड़का जायोंग की क्यूरियोसिटी देखते हुए उससे एक दो वेपन्स दिखाता है। हालांकि ये वेपन्स नकली थे मगर फिर भी इनका लुक और स्टाइल जायोंग को काफी पसंद आता है। सीन जायन की तरफ शूट होता है जिससे वो डायरेक्टर अपनी मूवीज के लिए शीन करने के लिए मना कर देता है, मगर कहीं ना कहीं जीन को ये सब बहुत जल्दी लग रहा था। फिर भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को इतने फोर्स करने पर वो कॉन्ट्रैक्ट पर बिना पढ़े ही साइन कर देता है। कुछ देर बाद वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को पैसों से भरा एक बैग देता है और पर्दे के पीछे से मिस्टर होंग बाहर आते हैं। होंग को देखते जीन समझ जाते कि ये सब होंग का एक प्लान है और वो जल्दी जल्दी ऑक्टेनेसी फाड़ने की कोशिश करती है, मगर होंग उसे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट छीनकर जीन को समझाता है कि उससे अपने डैड पर थोड़ा यकीन करना चाहिए। यहीं हमें पता लगता है कि होंग कोई और नहीं बल्कि जीन के फादर हैं, वो जो कि काफी अमीर और पावरफुल आदमी है, इसलिए उन्होंने अपनी पोजीशन और पैसे की मदद से जीन को रोल दिलवाया है। जीन उनकी इस चालाकी से बिल्कुल खुश नहीं होती और उन्हें वही छोड़कर चली जाती है। होंग भी जीन के पीछे पीछे उसे समझाने जाते हैं कि ये सब जीन की भलाई के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर हम जायोंग को देखते हैं जो जो टायर देख रहा होता है कि कैसे वैंग लिंग टैंग जोडी को अपने लेवल से नीचे देखते हुए, क्योंकि जोडी को भी अपना सपना था एक पॉपुलर एक्ट्रेस बनने का। वहीं पर जीन भी आ जाती है जो जायोंग के हाथ पकड़कर उसे वहां ले जाने लगती है। इस पूरे इंसिडेंट को हॉर्न देखते हैं जिन्हें लगता है कि जीन जायोंग को डेट कर रही है, इसलिए वो जायोंग पर अटैक करता है जिससे जायोंग आसानी से रोक लेता है, मगर होंग जायोंग को वार्निंग देते हुए कहता है कि उनकी बेटी से दूर रहे। जी अपने डैड को समझाती कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जब उसके डैड नहीं मानते तो उन्हें एक पंच करके चली जाती है। अब रात हो चुकी है और जायोंग घर की तरफ जाते हुए और अभी भी उन वेपन्स के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग जोड़ी को रोककर उससे पैसे मांग रहे होते हैं जिन्हें उसकी मॉम ने उसे उधार लिए थे और अब उसकी मॉम पैसे लेके भाग गई है। जोड़ी उन्हें बहुत समझाती कि अभी उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो लोग मानते नहीं है, जोड़ी के साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। यहीं पर जायोंग की एंट्री होती है जो किसी बॉलीवुड की हीरो की तरह दिखता है। सभी गुंडों को अच्छे से खातिरदारी करने के बाद उन्हें वहां से भगा देती है। यहाँ पर जोड़ी काफी टूट चुकी थी, इसलिए वो जायोंग से बिना कुछ बोले वहां से भाग जाती है। भागते हुए उसे अपनी लाइफ, करियर, फैमिली सब याद आने लगते हैं जिससे उसका मन काफी भारी हो जाता है और वो सड़क के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन उसकी इस हालत पर उसे चुप कराने के लिए वहाँ कोई भी नहीं था। यहीं पर एक अमीर सा दिखने वाला आदमी आता है जो जोड़ी को सहारा देते हुए और उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाके अच्छा सा खाना खिलाता है और वाइन ऑफर करता है। जोड़ी को भी अच्छा लगता है कि कोई अनजान आदमी उसके लिए इतना कुछ कर रहा है, मगर वो इस बात से अनजान थी कि आदमी भी उसका फायदा उठाना चाहता है। उस आदमी ने जोड़ी की वाइन में कुछ डालकर उसे बेहोश कर दिया और अपने रूम में ले जाकर उसके साथ गलत करने के फिराक में था। सही समय पर जोड़ी को उस आदमी के असली इरादों का पता चल गया और उसने गुस्से में आकर उस आदमी को जान से मार दिया। अब जोड़ी की जिंदगी में एक और प्रॉब्लम आ चुकी थी जिससे बचने के लिए उस होटल की विंडो से नीचे कूदकर सुसाइड करने की कोशिश करती है, मगर यहाँ एक अनदेखी चीज होती है। जोड़ी नीचे गिरने के बजाय आसमान में ही लटक जाती है और उसके सामने एक भूत आता है। जोड़ी उसे देखकर जोर से चिल्लाती है, उसे पहले वो स्पिरिट बातें जोड़ी उसे देखकर जोर से चिल्लाए उससे पहले वो स्पिरिट बताती है कि वो जोड़ी का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, उल्टा वो जोड़ी को एक नई जिंदगी देगी ताकि जोड़ी अपनी बाकी की लाइफ आराम से काट सके। जोड़ी कुछ समझते इससे पहले वो स्पिरिट अपने नाम द प्रोड्यूसर बताती है और देखते ही देखते जोड़ी बेहोश। जोड़ी की आंखें आलीशान से कमरे के आलीशान से बेडरूम में ओपन हुई जहां वो मिरर देखती है और देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि अब वो टैंग लिंग की बॉडी में आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है एक चर्च की तरफ जहां एक आदमी अपने साथ दो लोगों को लेकर अपने बॉस के पास मिलवाने लाता है। इस आदमी का नाम बाई जुफुंग था और उसके साथ आए दो लोगों में एक वो ट्रेजर हंटर भी है जिसके साथ जो दूसरा आदमी था उसका नाम वुल्फ था। बाई जुफुंग उन दोनों को अपने बॉस के पास मिलाने लाया था, जो दोनों अपने बॉस को जायोंग के बारे में बताते हैं। उनका बॉस हंटर को बोलता है कि वो दोनों ही एक नंबर के गधे हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से काम करने की सोची है। थोड़ी देर में बात करते हुए बॉस उन दोनों को समझाते हैं अगर वो दोनों उसके लिए काम करेंगे तो जायोंग के बदले में उसे अच्छा खासा पैसा देगा। इन्हीं बातों के बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। बाई जुफुंग अपने बॉस से पूछता है कि उसे जाफुंग में इतना इंटरेस्ट क्यों है, जिस पर बॉस हल्का सा स्माइल करता है। वो बॉस बाई जुफुंग को बताता है कि उसे खबर मिली है कि प्रोड्यूसर द स्पिरिट आज ही इसी टाउन में है, तो ये सुनकर उसके फेस पे काफी गुस्सा आता है।
सीन शिफ्ट होता है शूटिंग लोकेशन पर, जहाँ जीन और जायुंग शूटिंग के बारे में बात कर रहे थे। तभी पीछे से मिस्टर होंग जायुंग को किक करने की कोशिश करते हैं, जिससे जायुंग आराम से डॉज कर लेता है, मगर इससे जीन की उसे बहुत गुस्सा आता है और वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। होंग भी जीन को मनाने उसके पीछे पहुंचे जाता है। जियुंग वहां अकेले रह जाता है, तभी वहां लिंग आ जाता है जो असलियत में जोड़ी है। हमें कल रात का एक सीन देखते हैं जहाँ जोड़ी काफी कंफ्यूज है कि इसी बॉडी में कैसे आ गई। तभी वैंग की कुछ असिस्टेंट उसे उसका कल का प्लान बताती है। यहाँ पर जोड़ी को भी समझ आ गया कि ये वही नई जिंदगी है जिसकी बात प्रोड्यूसर ने की थी, इसलिए अब उसे उसकी जिंदगी को जीते हुए अपने सपनों को पूरा करना है। उन दोनों की बात चल रही थी, तभी वहाँ एक फरारी आ जाती है जिसमें से एक काफी हैंडसम सा लड़का बाहर आता है जिसका नाम मा है, जो कि एक जनमाना फिल्म स्टार है, साथ ही वैंग लिंग का बॉयफ्रेंड भी है। मा वांग को देखते ही उसके पास आ जाते हैं। माँ वांग को देखकर उसके पास आ जाता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, मगर वैंग माँ से छुपाते हुए जियोंग के पीछे खड़ी हो जाती है। ये देखकर माँ को काफी जलन होती है और इसलिए वो पहले तो वो जियोंग की शक्ल का मजाक बनाता है। जैसे उसे पता लगता है कि वॉक्स इनका दोस्त है, माँ जियोंग को 5 लाख का चेक दो देकर शो ऑफ करता है, मगर उसका चेक मिस्टर होंग ले लेते हैं क्योंकि माँ का डैड ने कुछ सालों पहले होंग से कर्जा लिया था जिसे वो चुका नहीं पाए थे, तो ये पैसे उसके इंटरेस्ट के होंगे। माँ को मिस्टर होंग का ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो दोनों ही एक दूसरे के सामने अपनी महंगी महंगी चीजों का शो ऑफ करने लगते हैं। लास्ट में माँ अपनी फरारी का शो ऑफ करता है, लेकिन मिस्टर होंग उसकी कार को अपने हॉर्स में तुड़वा देते हैं। इन सब के बाद वो सभी अपनी न्यू शूटिंग लोकेशन पर जाते हैं जिससे मिस्टर होंग ने पसंद किया था। जीन को ये जगह पसंद नहीं आती, मगर डायरेक्टर बताते हैं कि ये लोकेशन एक नेचुरल सीनरी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ी देर बाद जीन अपने डायलॉग याद कर रही थी जहां उसे इस बार एक हिस्टोरिकल डायलॉग बोलने थे, जिसमें हेल्प करवाने के लिए जियोंग भी वहां मौजूद था। तभी वहां वही लड़का आ जाता जिसे हम सबसे पहले दिखाया गया था और वो जीन को उस आर्मर और हेलमेट को दिखाने के लिए ले गया था। यहाँ पर वो जीन से पूछता है कि जियोंग कौन है, जिस पर जीन उसे सारी कहानी बताती है, लेकिन लड़के को अभी उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। यहाँ वो लड़का जियोंग से कंफर्म करने के लिए उसका क्लैन का नाम पूछता है, जिससे सुनकर उसे भी कंफर्म हो जाता है कि जियोंग सच बोल रहा है। जियोंग उसे पूछता है कि हिस्ट्री में उसके भाई का नाम भी कहीं नहीं है, जरूर होगा, जिस पर आता है कि मोतवाई नाम के किसी भी इंसान को हिस्ट्री में कोई नामो निशान भी नहीं है। साथ ही मू क्लैन को सभी लोगों को तो उस टाइम के किंग ने ही मारने का ऑर्डर दे दिया था, इसलिए वो क्लैन पूरी तरह से खत्म हो चुका था। ये सुनने के बाद तो जियोंग के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि किंग ने ऐसा ऑर्डर क्यों और किसके कहने पर दिया, क्योंकि उन्होंने जियोंग से वादा किया था कि वो उसके लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यही सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है जहां हमें मोतवाई को उसी आदमी के साथ दिखाया जाता है जो सबसे पहले उसे ढूंढ रहा था। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उस आदमी ने मोतवाई की हेल्प से अपने दुश्मन राजा को हरा दिया था, जिससे मू क्लैन को खत्म करने का ऑर्डर दिया था। मोतवाई बताते कि लड़ाई झगड़े के सपोर्ट नहीं करता, लेकिन राजा ने जो पाप किए हैं उसकी यहाँ सजा है। मगर वो दूसरा आदमी बताता है कि अब इतना काफी नहीं है, उससे वो लेजेंडरी खजाना भी चाहिए जिसके सालों पहले कुछ जादूगरों ने छुपा दिया था। उस खजाने को ढूंढने के लिए वो आदमी अपने सैनिकों के साथ मिलकर उसी गुफाओं को खोलता है, लेकिन मगर खजाना मिलने से पहले उसके कुछ जॉम्बिस मिल जाते हैं जो चुन चुन कर उन सभी सोल्जर्स को मारने लगते हैं। वो आदमी उन सभी जॉम्बी को मारने के लिए अपने सोल्जर के साथ साथ उसे अभी जिंदा जला देता है और उससे लगता है कि अब सारा खजाना उसका हो जाएगा, मगर ये भी उसकी भूल थी कि अंदर से एक थी रोशनी निकलती है, जिसे देखकर वो आदमी भी समझ जाता है कि खजाना हासिल करने का उसका सपना पूरा होने काफी मुश्किल है। वो तेज रोशनी गुफा से निकलकर आसमान में चली जाती, जिसे आसमान में बादल दो हिस्सों में टूट जाते हैं। ये देखकर वो आदमी जिसका नाम जायुंग यू है वो अपने धनुष की मदद से आसमान से अपने मैजिक एरो से शूट करता है और अपनी बाकी की आर्मी को जल्द से जल्द वहां से निकलने का हुक्म देता है। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ वो लड़का जायोंग को बोलता है कि जब जो हो चुका है उसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन जायोंग चाहे तो हिस्ट्री को समझने में उसकी मदद जरूर कर सकता है। जहाँ पर लड़का जायोंग को उस केव में मिली कुछ फोटोज दिखाता है, जिसमें से एक फोटो को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। अपने पूरे परिवार की मौत की खबर सुनकर जायोंग काफी गुस्से में आकर अपने स्टंट्स परफॉर्म करता है, जिसे डायरेक्टर को लगता है कि वो पूरी शूटिंग खराब कर देगा। जायोंग थोड़ा रेस्ट करने के लिए साइड में आ जाता है, जहाँ वैंग उसके लिए पानी लाती है और उसके साथ बातें करने के लिए उसी के बगल में बैठ जाती है। ये सब जीन देखती है, जैसे थोड़ी जलन तो होती है, लेकिन उसी की शूटिंग का टाइम हो चुका था, इसलिए वो ज्यादा कुछ करती नहीं। मगर दूसरी तरफ माँ उन्हें चुपचाप देख रहा था, लेकिन मिस्टर हॉर्न को लगता है कि वो जीन को देख करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उसे अच्छे से पिटाई करते हैं। तभी उन्हें एक आदमी का कॉल आता है, जिसको कॉल पिक करते हुए कॉन्ग काफी सीरियस था। वो आदमी होंग को मिलने के लिए बुलाता है। होंग उसे आदमी से तुरंत मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाते हैं, मगर उसके फेस एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उस आदमी से काफी चिढ़ते हैं। हम देखते हैं कि येलो बालों वाला आदमी मिस्टर होंग को देखते ही पहले तो काफी मजाक के मूड में होता है,
मगर होंग उसे सिर्फ काम की बात बताने को बोलता है। उस आदमी का नाम जूंग होता है जो एक डिटेक्टिव एजेंसी चलाते हैं। साथ ही उसे पेपर से चीजें बनाने का काफी शौक भी है जो होंग को बिल्कुल पसंद नहीं। असल में होंग ने उसे उसे हंटर की जानकारी निकलवाने को कहा था जिससे उसकी बेटी पर अटैक किया था। थोड़ी देर यूं की हंसी मजाक करने के बाद जोंग उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। जोंग मिस्टर होंग की पर्सनल लाइफ में ज्यादा ही दखलबाल कर रहा था, इसलिए मिस्टर होंग को पहले तो थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को सामने रखी टेबल पर निकालकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ माँ अपनी ऑफिस में मिस्टर होंग को एक पोस्टर पर एरो से शूट करने पर अपना गुस्सा ठंडा कर रहा होता है। माँ का मैनेजर उसे बताता है कि होंग सिर्फ कोई अमीर या और अड़ियल इंसान नहीं है, बिल्कुल अपनी जवानी के दिनों में वो एक गैंगस्टर हुआ करता था जिसने सिर्फ अपने हाथों के दम पर बड़ी बड़ी फाइट्स को जीता था। पर अभी भी काफी लोग उसे किसी मॉन्स्टर से कम नहीं समझते। ये सुनकर माँ का गुस्सा और ज्यादा भड़क जाता है और वो डिसाइड करता है कि आज रात को ही उसका काम तमाम कर देगा। नेक्स्ट सीन में हम जीन को देखते हैं जो छत पर आई थी जियोंग से मिलने के लिए, जहाँ जाकर वो बिल्कुल हैरान थी क्योंकि यहाँ का माहौल बिल्कुल किसी विलेज की तरह था। जायोंग ने बहुत कम टाइम में उस जगह को अपने रहने लायक बना लिया था। जीन देखते कि जायोंग अभी वहां नहीं है, लेकिन उसके टेंट के अंदर काफी सारी हिस्ट्री और एग्रीकल्चर की बुक्स है, साथ ही एक पर्सनल डायरी भी। पहले तो उसे किसी की पर्सनल डायरी पढ़ने में शर्म आती थी, लेकिन बाद में वो एक्साइटमेंट में उसे पढ़ ही लेती है। जैसे शुरुआत में काफी पेजेस पर जीन की तारीफ की हुई थी, लेकिन जैसे जैसे वो बुक को आगे पढ़ती है उसे समझ आता है कि जायोंग काफी दिनों से उस केव में जाकर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जैसे वो यहाँ आया था, और वो बुक को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी चीज को ढूंढ रहा है। इसी बात की सच्चाई पता लगते ही जीन खुद ही उस लोकेशन पर चली जाती है। काफी रात हो चुकी है और उसे डर भी लग रहा है कि मगर हिम्मत करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसे एहसास होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, और उसका अंदाजा बिल्कुल सही था क्योंकि आदमी उसका पीछा कर रहे हैं और वो खुद की डैड है। उन्हें वहां देखकर जीन समझ जाती है कि वहां क्या चल रहा है, लेकिन तभी वो अपने दोस्त को भी वहीं देखती है जो उसे मिलने आता है। यहाँ पर अब जीन की समझ आता है कि इधर क्या चल रहा है, जिस पर उसके डैड उसे समझाते हैं कि सब वो जीन के बड़े भाई जीन फैंग को ढूंढने के लिए कह रहे हैं, जो 7 साल पहले एक ट्रेजर हंटिंग करने गया था लेकिन अचानक से गायब हो गया और आज तक मिस्टर होंग भी अपने कनेक्शंस का यूज करके उसे नहीं ढूंढ पाए। और जीन का फ्रेंड इन सब चीजों से इसलिए शामिल है क्योंकि जीन के भाई के साथ साथ वो भी इस हंट पर गया था, लेकिन वो अकेले ही जिंदा वापस आया और जीन का भाई कहीं गायब हो गया। सारी बातें सुनने के बाद जीन को समझ आता है कि इन सब चीजों में जायोंग का रोल है। तभी हम जायोंग को दिखाया जाता है जो रॉक पर बने निशान को बड़े गौर से देख रहे थे, जैसे वो उस निशान के सालों से जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सच में उसे साइन को जानता था, क्योंकि निशान उसी के भाई की निशानी है। जायोंग के क्लैन को हर मेंबर के पास एक स्पेशल साइन होता है और ये साइन उसके भाई का था। साथ ही साथ जगह से जीन का भाई गायब हुआ था उस जगह भी ये सही निशान था। अब जीन को समझ आता है कि उसके भाई को गायब होने और जियोंग का क्या रिश्ता है, और अब जायोंग की हेल्प से वो लोग जीन के भाई को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ में भी वैंग लिंग को फोन करके पूछता है कि वो कहाँ है, जिस पर वो बता देती है कि अभी शूटिंग खत्म नहीं हुई है और वो लोकेशन पर ही है। माँ उसे वहीं रुकने को बोलकर फोन रख देता है और उसकी आवाज से साफ था कि उसके इरादे बिल्कुल नेक नहीं है। यहाँ पर फिर से हम जीन को देखते हैं जो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था कि उसके भाई को ढूंढने के लिए उसके डैड और फ्रेंड जायोंग का यूज कर रहे हैं, जिस पर मिस्टर होंग उसे समझाते हैं कि ये प्रॉब्लम उसकी सोच से काफी बड़ी है, इसलिए उसे इस मामले में दखलंदाज नहीं करना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। तब यहाँ एंट्री होती है वुल्फ की, जिससे जायोंग और जीन को किडनैप करने का ऑर्डर मिला है। उसे देखते मिस्टर होंग जीन को यहाँ से जल्द भागने को कहते हैं, मगर जीन अपने डैड को अकेले नहीं छोड़ना चाहती, जिससे सुनकर होंग स्माइल करते हुए और बोलते हैं कि उन्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि ये छोटे मोटे गुंडे उन्हें नहीं हरा सकते हैं। अपनी इतनी बड़ी बेइज्जती सुनने के बाद वुल्फ भी शांत नहीं रहता और मिस्टर होंग पर अपने पंच से अटैक करता है, लेकिन होंग उसे डॉज कर लेता और वुल्फ हंसते हुए बोलते हैं कि उसे अपने सीनियर से सुना है कि होंग एक ताकतवर वॉरियर है जिन्होंने अपने दिनों में अपने सभी दुश्मनों बिना किसी वेपन के यूज के हरा दिया था। ये सुनकर होंग भी अपने सीरियस मोड में आ जाते हैं और अपने रेड स्कार्फ को एक वेपन की तरह यूज करके उस वुल्फ को अच्छे तरीके से सबक सिखाते हैं। अपने डैड को इस रूप में पहली बार देखने के बाद जीन अभी भी कंफर्म हो जाती है कि उसके डैड बिल्कुल सीरियस हैं, इसलिए अब उसे जियोंग की चिंता होती है और वो अब उसे ढूंढने के लिए भागती है। दूसरी तरफ जियोंग को एक स्टोन मिलता है जिसके आसपास उसके क्लैन का सिंबल है, जिसे देखकर उसे समझ आ जाता है कि यही वो जगह है जहाँ से कोई भी टाइम में आगे पीछे जा सकता है। वो उस जगह की छानबीन कर रहा था कि तभी वहाँ जाओंग आ जाता है। जाओंग को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, मगर जायोंग उससे पूछता है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा था। इस पर जायोंग बताता है कि वो एक विजिटर है जो सिर्फ यहाँ घूमने आया है। इतना बोलकर वहां से चला जाता है क्योंकि जोंग जियांग को परेशान नहीं करना चाहता था। एक सीन में हंटर को यहाँ देखते हैं जो जियांग को ढूंढ रहा है।
अगले सीन में हमें मिस्टर मा का दिखाया जाता है जो वांग लिंग और जियोंग को ढूंढ रहा है, और जब उसे वो दोनों नहीं मिलते हैं तो वो शूटिंग लोकेशन पर तोड़फोड़ शुरू कर देता है। तभी वांग लिंग वहां आती है, मगर माँ उससे अच्छे से बिहेव नहीं करता, जिस पर वांग उसे खास के थप्पड़ मार देती है और गुस्से में आकर और भी ज्यादा तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। हम दोबारा से जियोंग को देखते हैं जिससे उन सिंबल्स को समझ लिया था, और अपनी फायर पावर्स का यूज करते ही उसके सामने एक होलोग्राम एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके सामने एक बड़ा सा गेट प्रकट होता है। एक तरफ जीन थी जो हर जगह सिर्फ जियोंग को ढूंढ रही थी, और उसके फ्रेंड भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। तभी उसे पीछे से हंटर अटैक करता है। जीन उसे संभालती है, लेकिन हंटर बोलता है कि इस बार जीन के साथ जियोंग भी नहीं है, इसलिए इस बार वो अपना बदला जरूर ले लेगा। हंटर जीन पर अपने चूहों से हमला करवाने वाला था कि तभी जियोंग वहां आता है और अपने पेपर मैजिक से हंटर के हाथ में आग लगा देता है। यहाँ पर अब हंटर बिल्कुल चिढ़ चुका था, क्योंकि जब भी जियोंग का किडनैप करने वाला होता है कि कोई ना कोई आकर उसकी जान बचा लेता है। अभी भी जियोंग जीन को यहाँ से दूर चले जाने को चले देता है, क्योंकि वो इस हंटर को अकेले ही संभाल सकता है। जीन आकर जीन को ढूंढे और उससे इस बारे में सब बताए। जीन वहां से भागने शुरू कर देता है। हंटर उसके पीछे पीछे चूहों को छोड़ता है, मगर जोंग अपने पेपर मैजिक से एक कैट को बनाता है और उन चूहों को उनकी नानी याद दिला देती है। दूसरी तरफ जियोंग को दूर के ऊपर एक खाली स्पेस दिखाई देता है जो बिल्कुल उतनी ही बड़ी थी जितना बड़ा उसके गले का लॉकेट। जियोंग को समझ आता है कि पक्का कहीं ना कहीं इसे डोर का बनने वाले उसके भाई ही है, जिन्हें पता था कि एक ना एक दिन जियोंग उस डोर को जरूर ढूंढ लेगा, इसलिए उन्होंने वो लॉकेट दिया था। जियोंग उस लॉकेट को उस जगह फिट करता है। तभी वहां एक तेज रोशनी आ जाती है, तो उस तेज रोशनी के इम्पैक्ट से सभी लोग जो भी अभी तक इस कहानी का हिस्सा रहे थे वो अचानक से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। हालांकि किसी को भी ये नहीं पता होता कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि रोशनी उन्हें अपने वहां ले जाती है जहाँ उन्हें होना चाहिए था। अगले सीन में हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जो कि लियू किंगडम का होता है। ये सीन पास्ट में हो चुके घटना का है, मगर इस बारे में पास्ट में हमारे प्रेजेंट से आए लोगों की भी हिस्सेदारी होगी, और उनके रोल क्या होगा ये हमें आगे दिखाया जाएगा। स्टोरी में आगे बढ़ते हुए हम किंग ल्यू को देखते हैं, जिसने मिलने के लिए जियान चियंग नाम का एक बुढ़ा आता है। उसे देखते किंग लुई काफी खुश हो जाते हैं और उसका पूरी इज्जत और सम्मान के साथ अंदर आदर सत्कार करते हैं। जिंग चैन को यहाँ आने का मकसद सिर्फ इतना था कि वो किंग ल्यू को किंग जियांग उसके साथ एक शांति समझौता करने के लिए बुलाते हैं। किंग ल्यू काफी खुश होते हैं, क्योंकि जियांग ल्यू जैसे राजा के साथ उसकी दोस्ती का होना एक बहुत बड़ी बात है। तभी जियोंग भी खुद को वहां पाता है, लेकिन वो वहां कैसे आया उसे खुद भी पता नहीं था। आसपास की सिचुएशन को समझने के बाद जियोंग को सब समझ में आ जाता है। उसे याद आता है कि इस इंसिडेंट के बारे में उसने बुक्स में पढ़ा था, और यहाँ पर किंग ल्यू को किंग जियो का ही ऑफर जवाब में आता है। तो हकीकत में वो कोई शांति समझौता नहीं था, बल्कि किंग जोंग का किंग ल्यू को मारने की कोशिश की थी, मगर किंग ल्यू उसके हमले से बच गए थे। यहीं पर जियोंग को यह भी समझ आता है कि वो अभी किंग ल्यू का पर्सनल असिस्टेंट का रोल प्ले कर रहा है, और उसे इसी तरह बाकी सभी लोग भी फिलहाल कुछ ना कुछ यहाँ किसी न किसी के रोल में फंसे पड़े हैं। दूसरी तरफ हमें किंग जियोंग को दिखाया जाता है जो अपने एक मंत्री से किंग ल्यू को मारने की प्लानिंग कर रहा था, और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो कल स्वॉर्ड डांस का एक शो होगा जिसमें किंग ल्यू को मार देंगे। अगले दिन किंग ल्यू अपनी सारी सेना लेकर उसे जगह जाते हैं जहाँ जियोंग ने उसे बुलाया था। जियोंग को भी उनके साथ ही जाना पड़ता है। किंग जियोंग को देखते ही जियोंग को याद आता है कि वो उससे पहले मिल चुका है, मगर किंग जियोंग को ऐसा कुछ याद नहीं होता। किंग लियो और किंग जियांग पहले तो अपने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, इसलिए वो जियोंग को बाहर भेज देते हैं ताकि अकेले में आराम से बात कर सकें। तभी हमें जिन को दिखाया जाता है जिसे कि जियोंग की आर्मी कमांडर का रोल मिला है। जिन जियोंग को देखती है और उसके पास भाग जाती है। जियोंग को भी जिन को देखकर काफी खुशी होती है, मगर जब जीन उसे ये पूछती है कि वो सभी अचानक कहाँ और क्यों आ गए थे, तो इस बात का जवाब तो जियोंग के पास भी नहीं होता है, मगर वो बस इतना जानता था कि उन्हें हिस्ट्री को चेंज नहीं करना है और जो भी जैसे भी होते जा रहा है वैसे होते रहने देना चाहिए। तभी जीन की किसी काम से अंदर बुलाया जाता है, जहां हम दो लोगों को स्वॉर्ड बैटल करते हुए देखते हैं, जिनमें से एक मिस्टर होंग भी थे। अपने डैड को देखकर जीन काफी खुश थी, मगर होंग के ज्यादा ही ओवर रिएक्ट करने पर वो उन्हें एक पंच करती है। जियांग जीन को देखकर उसे अपने साथ ड्रिंक करने का ऑफर करती है, और जो आदमी ड्रिंक कर लेता है और वो कोई नहीं बल्कि जोंग था। तभी किंग जियांग का इशारा करते हैं और वहां से एक आर्मी आती है जो किंग लियू को मार देती है। किंग ली उनके मरते ही एक तेज रोशनी वहां फिर से आती है जो उन्हें वापस वहीं ले जाती है जहां से इंसिडेंट शुरू हुआ था, मगर इस बार भी उनके कैरेक्टर्स फिर से चेंज हो गए थे। इस बार जियोंग खुद ही जियान चैन है जो शांति समझौता लेके आया था। किंग लियू से देखकर बोलते हैं कि जो खुद वैंग ली थी। वैंग जियोंग को देखकर काफी खुश होती है, मगर वो दोनों फिर से पास्ट में कुछ चेंज नहीं करना चाहते थे, इसलिए ज्यादा बातें नहीं करते। तब तक हम बाकी के लोगों को देखते हैं। हंटर और वुल्फ
किंग लियू की आर्मी के पार्ट बन चुके हैं। मगर हंटर को ये सब बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे आया और क्यों आया है, और गुस्से में अपने सीनियर से बहस करना शुरू कर देता है। वुल्फ उसे शांत रहने को बोलता है, तभी हंटर को उसके सीनियर्स उसकी बदतमीजी के लिए अचानक सबक सिखाते हैं। दूसरी तरफ किंग जियोंग यहाँ इस बारे में मिस्टर होंग की शॉर्ट डांस परफॉर्म करने वाला है, मगर किंग के असिस्टेंट का रोल जीन को प्ले करना है। जिंग किंग जैंग को किंग लियू को मारने से मना करते हैं, जिससे जैंग गुस्से में बोलता है कि किंग लियू को मारना ही होगा। अगले दिन सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह शुरू होता है, बस सबके कैरेक्टर चेंज हो चुके थे। जिन और जियोंग आमने सामने बैठे थे और किंग लियू जियोंग के साथ। जिन कई बार इशारे में जियोंग को समझाने की कोशिश करते कि उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, मगर जियोंग उसके इशारे बिल्कुल समझ नहीं आते। तभी शॉर्ट डांस शुरू होता है जो कि मिस्टर होंग और हंटर के बीच हुआ था। जियोंग को फाइनली जीन के इशारे समझ आ जाते हैं और वो किंग लियू को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है, मगर आखिर में किंग जैंग किसी तरह इस बारे में भी किंग लियू को मार देता है और ये सारा सिलसिला एक बार फिर से शुरू होता है। दूसरे सीन में हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जीन के दोस्त इस बारे में छानबीन कर रहे थे कि अचानक उसकी आंखों के सामने से वो सभी लोग कहाँ गायब हो गए। काफी इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद भी जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो बिल्कुल परेशान हो जाता है। तभी उसके पीछे हंटर गिल्ड को बॉस आता है और उन्हें देखकर तो पहले वो लड़का थोड़ा डर जाता है, मगर वो आदमी बोलता है कि वो यहाँ सिर्फ मदद करने के लिए आया है। वो बस सभी रिसर्च पेपर और फोटोज को सही से देखता है और उन्हें देखने के बाद उसे समझ आता है कि ये सारे लोग एक इन्फिनिट लूप में फंस चुके हैं। थोड़ी और डिटेल में बताते हुए बॉस बताता है कि शायद जियोंग ने गलती से एक ऐसा टाइम लूप शुरू कर दिया है वहां पर किसी को कैद करने के लिए बनाया गया था, और अब क्योंकि उन्होंने उस लूप को शुरू किया है तो वो सभी तब तक वहां से बाहर नहीं आ सकते जब तक वो अपने अपने रूल्स को अच्छे से फॉलो करें। अगर उन्होंने हिस्ट्री में कुछ भी चेंज करने की कोशिश करी तो ये लूप फिर से शुरू होगा और तब तक चलता रहेगा जब तक वो अपने रूल्स और हिस्ट्री को मैच ना कर दें। और उस बॉस की ये बात बिल्कुल सच भी होती है, क्योंकि लूप के अंदर उन सभी के रोल्स बार बार एक दूसरे के साथ चेंज हो रहे थे और हर बार किंग लियू की मौत के साथ लूप शुरू से शुरू हो जाता है। और वो बॉस बताता है कि अगर उन्हें इस लूप से बाहर आना है तो सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा, वरना वो कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। कहानी वापस से पास्ट में जाती है जहाँ इस बार हम जियोंग को किंग के पर्सनल असिस्टेंट के रूप में देखते हैं और जीन को जियांग चैन के रूप में। जिन जियांग को फिर से देखकर खुश और गुस्सा होती है और वो दोनों ही ये रोल 10वीं बार कर रहे हैं और हर बार किंग लियू की मौत के बाद ये लूप रीस्टार्ट हो जाता है। वो दोनों ही अपने अपने रोल्स को मुताबिक किंग लियू से मिलने जाते हैं, मगर यहाँ कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है जब उन्हें पता लगता है कि इस बार किंग लियू का रोल मिस्टर होंग परफॉर्म करेंगे। अपने डैड को किंग लियू के रोल में देखकर जीन उस पर गुस्सा करती है, मगर यहाँ मिस्टर हॉग बताते हैं कि ये सब उनकी नहीं बल्कि जियोंग की गलती है जिसकी वजह से वो लोग यहाँ फंस गए हैं। जियोंग अपनी सफाई देते हुए बताता है कि उसने तो सिर्फ अपने भाई को कैद किए हुए लॉकेट को की होल में डाला था, जिसके बाद ये सब शुरू हुआ। दोनों बाप बेटी जियोंग का लॉकेट को ध्यान से देखते हैं और होंग बताते हैं कि अगर इसकी हेल्प से वो लोग यहाँ आए हैं तो बाहर आने का रास्ता भी जरूर होगा। इस बार वो सभी आपस में प्लानिंग करते हैं कि उन्हें इसी तरह भी किंग लियू को मारने से बचाना होगा, क्योंकि सिर्फ तभी वो अपनी दुनिया में लौट सकते हैं। यहाँ पर हमें किंग लियू उसके सेनापति को दिखाया जाता है जो कि वैंग बनी थी। अगले दिन सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा हर बार चलता है, मगर पहले से ये होता है कि जियोंग उससे जगह पर हर कोई ट्रैप करने की सोचता है जहाँ किंग लियू की बार बार मौत हो जाती है। तभी जोंग जो कि इस बार भी कुक बनना होता है वहां आता है, जो बताता है कि अगर उन्हें किंग को प्रोटेक्ट करना है तो सिर्फ किसी तरह से काम नहीं चलेगा, उन्हें मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा। अब किंग जियोंग के आने का टाइम हो चुका था और सारी चीजें अब तक बिल्कुल सही चल रही थी। इस बार शॉर्ट डांस के लिए जो दो लोग चुने गए थे वो जियोंग और वुल्फ थे। डांस करते हुए जैसे जियोंग और जोंग को सही मौका मिलता है वो किंग जियोंग पर दोनों तरफ से हमला करते हैं, लेकिन किंग जियोंग उनके अटैक को दोनों तरफ से रोक देता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उससे पहले से ही पता हो कि आगे क्या होने वाला है। जियांग के एक इशारे पर सारी आर्मी अंदर आ जाती है, मगर इस बार हंटर भी अपने सहयोग देते हुए कुछ देर तक सारी आर्मी को रोक कर रखता है और उस टाइम होंग भी खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हो गया तो ये लूप फिर से शुरू हो जाएगा। जायोंग की लड़ाई जियांग के साथ चल रही थी, साथ ही वो कोई ऐसा रास्ता भी ढूंढ रहा था जिससे वो किंग लियू को सेफली बाहर भेज सके। यहाँ पर एंट्री होती है एक हॉर्स पर बैठकर काई जीन की, जो होंग को अपने साथ बिठाती है और वहां से लेकर भागने लगती है। अपने किंग की जान को खतरे में देखकर किंग लियू की आर्मी के लोग भी अपनी जी जान लगाकर उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं और जीन के साथ सभी लोग यही कोशिश कर रहे थे कि जितना हो सके किंग जोंग को किंग लियू को मारने से रोक सके।
मगर यहाँ हम बात किंग जांग की कर रहे हैं। जैसे ही उसे ये एहसास हो जाता है कि अब किंग लियू उसकी पकड़ से बाहर जाने वाला है, वो अपने धनुष को मंगवाता है और लियू की तरफ निशाना लगाता है। ये सब जियोंग अपनी नजरों के सामने देख रहा था, जिससे पता चलता है कि लूप को तोड़ने का ऐसा मौका उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए जैसे ही जियोंग का एरो किंग को लगने वाला था, जियोंग बीच में आ जाता है और वो एरो उसके आर पार चला जाता है, लेकिन स्पीड कम होने से वो रुक जाता है और किंग लियू आराम से अब उनकी पहुंच से दूर चले जाते हैं। जैसे ही ऐसा होता है, सभी लोग जो जो ऐसे लूप में फंसे हुए थे सभी फिर से गायब होने लगते हैं। मगर उससे पहले जियोंग एक दूसरी टाइमलाइन में चला जाता है। इस टाइमलाइन को एक मूवी की तरह देखता है, जहां वो उस टाइम का सीन्स देख रहा था कि किंग जियांग ने अपने नया नया और अपने मंत्री के तौर पर मिस्टर मो तायू को चुना है। जियोंग को कुछ समझ नहीं आता आखिरकार उनके भाई ने अपने राजा से गद्दारी करके जियांग का साथ क्यों दिया था, क्योंकि वो थोड़ा आगे तक देखता है। जियोंग को पता चल जाता है कि पास्ट में जब उसे स्टैचू बना दिया था, फिर भी किंग ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया और साथ ही जियोंग के सभी लोगों और विलेज को जला दिया था। तो जैसे तैसे इमो ताई और जाइनर वहां से भाग निकलते हैं। मगर किंग के लिए मो ताई का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ चुका, उसे हराने के लिए उसने जियांग के साथ दिया था, जिसके बदले में उसे सिर्फ इतना चाहिए था कि जियांग के किंग बनने के बाद वो सारे राज्य में शांति का माहौल लाए, जिस पर जियांग ने वादा भी किया था। मगर जियांग को राजा बनाने के बाद ही धीरे धीरे मो ताई को समझ आ जाता है कि जियांग के साथ देना उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अपने खजाने की तलाश में उसने पुराने किंग से भी ज्यादा तबाही मचा दी थी। एक दिन जियांग मो ताई से मिलने उसके घर आता है, जिन्हें अचानक देखकर मो ताई को बनी उनके आने के मकसद समझ आ जाता है। जियांग जानता था कि मो ताई सिर्फ एक अच्छा जादूगर नहीं बल्कि एक अच्छा क्राफ्टर भी है, ना जाने कितने ताकतवर से ताकतवर राजाओं के लिए आर्मर बनाता है। जियांग भी उसने यही ऑर्डर देने आया था कि वो उसके लिए भी ऐसा स्ट्रॉन्ग आर्मर बनाए। मगर मो ताई जानता था कि अगर उसे जियांग को ऐसे कोई आर्मर बनाकर दिया था तो वो सारी इंसानियत पर खतरा बन जाएगा। फिर भी वो किंग को ऑर्डर को नकार नहीं सकता था। वो उसे एक आर्मर और हेलमेट बना देता है और ये वही आर्मर और हेलमेट है जिसने फ्यूचर में देखा था। इतना सीन दिखने के बाद जियोंग एक बार फिर से एक दूसरे टाइम लूप में फिर से चला जाता है, जिसमें एक बार वो फुर बैटलफील्ड में था और ये बैटलफील्ड लियो और किंग जियोंग के बीच थी। साथ ही दूसरी तरफ हम मिस्टर होंग को भी देखते हैं, जो इस टाइम लूप से फ्री होकर वापस प्रेजेंट में आ चुके हैं। यहाँ पर बैटलफील्ड में खड़े जायोंग को समझ नहीं आता है कि वो अचानक से कहाँ आ गया है। तब एक दूसरा आर्मी ऑफिसर उसे समझाता है कि अभी एक बैटलफील्ड में अपनी जान बचाकर भाग रहा है। जायोंग को समझ तो अभी भी कुछ नहीं आया होता है, फिर भी वो भागना शुरू करता है। नेक्स्ट सीन में हम किंग लियू को देखते हैं, जिनके हिसाब से वो किंग जियांग की आर्मी से तीसरी बार बैटल कर चुके हैं और वो अपनी आर्मी कमांडर से कोई राय मांगता है। उसके कमांडर जो लोग शामिल थे वो जिन जोंग, वैंग और उसके दो पर्सनल बॉडीगार्ड हंटर और वुल्फ। अब यहाँ पर पहले तो उन पांचों के बीच काफी बहस और लड़ाई होती है, क्योंकि किसी को कुछ समझ नहीं आता है वो लोग ये दोबारा से ये कहाँ फंस गए हैं। यही हमारे समझदार जोंग उन्हें शांत करवाता है और बताता है कि उसकी नॉलेज के हिसाब से ये वो टाइम है जब किंग लियो अपनी जान बचाकर भाग गए थे और किंग जैंग ने उस पर लगातार हमले किए थे। मगर अगर हिस्ट्री को देखें तो आखिर में किंग लियो ये वॉर जीत गए थे। अब यहाँ पर जी बताते कि उन्होंने लास्ट टाइम अपने रोल्स को सही तरीके से कंप्लीट किया था और शायद इसलिए मिस्टर होंग उनके साथ नहीं है ना, और वापस रियलिटी में लौट चुके हैं। अब जीन बताती है कि इसका मतलब है कि उन्हें भी फिर से हिस्ट्री और उनके एक्शंस को मैच करना होगा, और अगर इस लूप में कोई तोड़ना चाहते हैं और वो इस बात को ध्यान रखते हुए बैटल को जीतने की स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि अब उनकी आर्मी किंग जैंग की आर्मी पर सभी डायरेक्शन से एक साथ अटैक करेगी, जिसके लिए उसके पास कुछ लोग कम हैं। किंग लियू बताता है कि उनके पास वॉर इमॉर्टल नाम का एक आर्मी लीडर है जिसके पास एक बड़ी सेना है, मगर वो काफी अड़ियल है और उससे मनाना बहुत मुश्किल होगा। अगले सीन में हम जाइना और वैंग को देखते हैं, जो वॉर इमॉर्टल को लीडर से हेल्प मांगने के लिए आती है। थोड़ी देर में वो वॉर इमॉर्टल के महल में आ जाते और उन्हें विश करती है, मगर उसकी शक्ल देखकर वैंग लिंग काफी घबरा जाती है और उसकी ऐसी हालत देखकर जब जीन भी उसका फेस देखती है तो वो चिल्ला पड़ती है। यहीं हम लीडर को देखते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि माँ था। वो दोनों ही बहुत जोर से चिल्लाती हैं और माँ से पूछते कि वो यहाँ कैसे आ गया, जिस पर माँ रिप्लाई देता है कि जैसे कि बाकी सब यहाँ आ गए हैं वैसे बिल्कुल वैसे ही वहां पर आ गया। साथ में माँ अपने सिपाहियों से बोलकर जीन और वैंग को किडनैप भी कर लेता है। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं कि उस बैटलफील्ड से भागकर यहाँ तक आ चुका है। उसके साथ कुछ और लोग भी होते हैं जो उसे न्यू मेंबर समझकर सारी कहानी बताते हैं, और साथ ही ये भी अब उन्हें सीधे दूसरी फाइट के लिए वॉर इमॉर्टल की तरफ से लड़ना है। वॉर इमॉर्टल के महल में माज ने जीन को कैद कर लिया होता है, जो उसे बताता है कि उसने किंग लियू की नहीं बल्कि जीन जैंग की तरफ से लड़ने का डिसाइड किया है। ये सुनकर जीन बहुत शॉक हो जाती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हिस्ट्री को फिर से चेंज करने देंगे और कभी इस लूप से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन माजिन की एक नई संतान और अपनी बड़ी सी सेना लेकर किंग जैंग को हाथ मिलाने निकल पड़ता है।
साथ ही अपनी खुद की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा पिलर बनवाता है ताकि दुश्मन को एरो से छू ना सके। जिन अभी भी उसे बार बार मना कर रही थी कि ऐसा करने से वो हिस्ट्री को बदल रहा है, मगर माँ के सर पर सिर्फ राजा बनने से भूत सवार था। कुछ देर बाद उन्हें जिंग जैंग की आर्मी दिखाई देती है। माँ को लगता है कि किंग जैंग ने उनकी डिमांड्स मान ली है, मगर कुछ उल्टा ही हो जाता है। जब किंग जैंग की आर्मी माँ की आर्मी पर सरप्राइज अटैक कर देती है तो एक एक करके सभी लोगों को मारने लगता है। जियोंग को खुद भी वॉर मॉर्टल की साइड से लड़ रहा था। वो जीन को नोटिस करता है। यहाँ अब माँ भी हार नहीं मानता और अपनी आर्मी को भी अटैक करने के लिए ऑर्डर देता है। दोनों ही आर्मीज एक दूसरे से बड़ी ताकत से लड़ती हैं, मगर सभी के लिए सरप्राइज की बात तब थी जब जियांग खुद अचानक से बैटलफील्ड में आ जाता है। वो बिजली की रफ्तार से वहां आता है, माँ के बनाए बड़े से पिलर को सिर्फ अपने एक अटैक से चूर चूर कर देता है और जीन को किडनैप करके वहां से भाग जाता है। ये सब जियोंग की नजरों के सामने हो रहा था, मगर सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि जियोंग को कुछ करने का मौका तक नहीं मिला। जियोंग अब जीन को बचाने के लिए एक प्लान बनाता है और बताता है कि उन्हें अब बिल्कुल वैसा ही करना होगा जैसा हिस्ट्री में हुआ था। पहले पहले तो माँ उनकी हेल्प करने से इनकार कर देता है, मगर बाद में जियोंग जब उसे जान से मारने की धमकी देता है तो डर के मारे वो उनका साथ देने को तैयार हो जाता है। मिस्टर होंग को हंटर लीग के बॉस के सामने देखते हैं, जो उसे पूछता है कि उसे उसकी बेटी को वापस रियलिटी में लाना है। बॉस बोलता है कि ये सब जियोंग ने शुरू किया है और अगर ध्यान से सोचा जाए तो ये बस मिस्टर होंग की गलती है कि अगर वो अपने बेटे को ढूंढने की जिद ना करते तो ये सब नहीं होता। लेकिन सभी बातों को साइड करते बॉस उसे उसी आर्मर की हेलमेट दिखाता है और उसे बताता है कि इस हेलमेट में अभी भी कुछ मैजिक बाकी है जो कि इसके ओनर से माइंड से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग माइंड वाला इस आदमी इस हेलमेट को पहन ले तो वो उसके ओनर को माइंड को कंट्रोल कर सकता है। जब वो ये सब बता रहा होता है तो बैटल ग्राउंड में हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किंग ल्यूक की सेना की तरफ से जियोंग, जोंग, वांग, मो, हंटर और वुल्फ लड़ रहे थे और दूसरी साइड हमें जोंग के दिखाया जाता है, जो जीन को बताता है कि वो लोग अभी दूसरी बार मिल रहे हैं। जीन को समझ नहीं आता कि पहली बार कब मिले थे, लेकिन यहीं पर आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। असल बात यह है कि पहली बार वो लोग फ्यूचर में मिले थे, जहाँ जीन ने जब फर्स्ट टाइम उस हेलमेट में देखा तो उसे लगा था कि कोई उसे देख रहा है, जो कि सच था। जियांग ने हमेशा से उन्हें देखा है क्योंकि उनका माइंड अभी भी उस हेलमेट से कनेक्टेड है। दूसरी तरफ जियोंग और जोंग बात कर रहे होते हैं कि उन्हें किसी भी तरीके से अब इस बैटल को जीतना है, इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया है। प्रेसिडेंट मिस्टर होंग ये विश करते हैं कि वो खुद उस हेलमेट को पहनेंगे अपनी बेटी को बचाने के लिए। तभी बाई वहां आकर उसे शांत करवाता है और बताता है कि मिस्टर होंग की बॉडी इतना इंटेंस प्रेशर सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए वो खुद ही इस हेलमेट को पहनेगी, जिसके बदले में बॉस को जियोंग चाहिए, वो भी जिंदा। होंग डील के लिए मान जाते हैं। बाई उसे हेलमेट को पहनता है, लेकिन उसके चारों तरफ एक अजीब सी ब्लू रोशनी बाहर आती है। पास्ट में आर्मी का कमांडर अपनी आर्मी के कुछ लोगों को गाना गाने के लिए बोलते हैं। वो सभी लोग जब गाना गाते तभी उनके ऊपर जियांग की फौज हमला कर देती है। अब यहीं पर आके वो जियोंग की चाल में फंस चुके थे। असल में जियोंग ने अपनी एक छोटी सी फौज को आगे भेज दिया था जो गाना गाए और जियोंग की फौज को ध्यान अपनी तरफ लेगी और तब तक बाकी की फौज पीछे से आकर उनकी आर्मी पर अटैक करती है। उनका ये प्लान काफी हद तक सक्सेसफुल भी होता है क्योंकि जियोंग की ज्यादातर फौज इस सरप्राइज अटैक को झेल नहीं पाते। मगर जियांग की बात अलग है। वो अपने घोड़े पर सवार होकर एक एक करके उसके सामने आ रहे थे, सभी सिपाहियों को मारकर अपने रास्ते क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके ऐसे एक्शन को देखते हुए माँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनकी तरफ भेजता है, मगर जियांग ऐसे आगे बढ़ रहा था कि जैसे वो आज सबको मार ही डालेगा। जियांग को रोकने के लिए हंटर और वुल्फ एक साथ मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। हंटर अपनी पावर्स का यूज करके उसे कुछ देर तक रोक के रखता भी है, लेकिन जियांग उसे भी हरा कर आगे बढ़ने लगता है। इतना कुछ देखने के बाद जियांग समझ जाता है कि अब उसके प्लान बी का टाइम है, जिसके लिए अब जियांग को आगे बढ़कर डायरेक्ट फाइट करनी होगी। हम फोन को भी देखते हैं जो जियांग को रोकने की पूरी कोशिश करता है, जिसके लिए वो अपने ह्यूमन फॉक्स फॉर्म में आ जाता, मगर जियांग आज किसी भी रहन के मूड में नहीं था, इसलिए वो उसे भी हरा देता है। जैसे ही मारने वाला होता है जियांग वहां एंट्री मारता है। जियांग को देखते ही जिन उसे बताते कि जियांग से थोड़ा बच कर, क्योंकि अभी वो जिंदा हुआ है, उन्हीं लोगों की तरह ये भी लूप में फंसा हुआ है। जियांग को देखते ही काफी गुस्से में आ जाता क्योंकि उसकी भाई की वजह से वो अभी तक किसी लूप में फंसा हुआ है। जियांग भी अपनी जी जान लगाकर उसे लड़ता है, मगर तभी जियांग अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके जियांग की बॉडी के दो हिस्से कर देता है। सबको लगता है कि अब जियांग का अंत हो चुका है, लेकिन हम देखते हैं कि वो एक पेपर क्लोन था जिससे जियांग ने अपनी पावर्स का यूज करके बनाया था। और जैसे जियांग का धन्यता है, रियल जियांग वहां आकर जीन को बचा लेता है। जीन को बचाते के माँ भी अपनी बाकी बची हुई आर्मी को जियांग पर अटैक करने के लिए भेजता है। अब तक इन सभी इंसिडेंट से जियांग बहुत परेशान हो चुका है, इसलिए अपने फाइनल अटैक ब्लैक होल का यूज करता है और देखते देखते यहाँ हर एक चीज को मिटने लगा। इस बात का अचार फ्यूचर में बाई को भी लग जाता है, जिसके माइंड अभी भी जियांग से कनेक्टेड था। पास्ट में उस एरो को यूज करने से जियांग उस टाइम लूप को खत्म कर देता है और अभी सभी लोग एक दूसरे टाइम पर पहुंच जाते हैं।
अब जियांग जिंग से पूछता है कि आखिर हम टाइमलाइन में उनके पीछे क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर जियांग रिवील करके बताता है कि असल में ये टाइम लूप एक जेल है जहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है, और इस जेल को जियांग कंट्रोल करने के लिए मोताइस ने बनाया था। ये सुनकर जियांग को कुछ समझ नहीं आता, जहाँ पर जियांग उसे सही से बताता है कि मोताई ने जियांग के लिए एक आर्मर और हेलमेट बनाया था जिसमें इतनी पावर्स थी कि किसी भी आम इंसान को उसकी पावर से 100 गुना ज्यादा ताकतवर बना दे। मगर इसी के साथ साथ वो मोताई ने उसे आर्मर में एक शार्प भी डाला था कि उसे पहनने वाला अपनी पूरी जिंदगी एक टाइमलाइन से दूसरे टाइमलाइन में भटकता रहेगा। इसलिए जियांग पिछले कई हजार सालों से यहाँ फंसा हुआ है और ये सब करने वाला मोताई है। अब जियांग को कुछ क्लियर हो जाता है। साथ ही जियांग भी ये भी बताती एक ही है जो कि जियांग के गले का लॉकेट है, और अगर वो जियांग को ये लॉकेट दे देता है तो वो सभी जियांग को जाने देगा। ये सब सुनकर जीन उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो बाहर की दुनिया में चला भी जाता है तब भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि दुनिया अब काफी एडवांस्ड हो चुकी है। जिस पर जियांग जोर जोर से हंसने लगता है और बताता है कि लॉकेट सिर्फ कोई की नहीं बल्कि एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से पुराने टाइम को वापस ला सकता है।